Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Column. This is Economics Mock Test Part 20 and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 476 to question number 500. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 476 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी क्रॉप्स। इनमें से कौन सा प्राइमरी क्रॉप्स में इंक्लूडेड नहीं है। हमारे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा फिशरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा फॉरेस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा एनिमल हस्बेंड्री और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के दिए गए तीनों ऑप्शंस जो फिशरी है, फॉरेस्ट्री है और एनिमल हस्बेंड्री है, ये तीनों प्राइमरी क्रॉप्स में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 477 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल क्रॉप। इनमें से कौन सा कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है शुगर, दूसरा ऑप्शन है कॉटन, तीसरा ऑप्शन है ऑयल सीड्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। देखिए, जो क्रॉप्स की कैटेगरी थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक था फूड क्रॉप्स, दूसरा था कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को कमर्शियल क्रॉप्स कंसिडर किया जाता था। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते थे जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में आते थे जिसे आप अपने पास रख करके कंज्यूम कर सकते थे। और कमर्शियल क्रॉप्स वो होते थे जिसे हम सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे और जिसे हम खा करके अपना पेट नहीं भर सकते थे। तो यहां सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कमर्शियल क्रॉप नहीं है। तो इनमें तीनों जो दिए गए हैं, इन तीनों को खा करके हम अपना पेट नहीं भर सकते, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो ऑल सीड्स हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 478 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम इनमें से कौन सा सिस्टम भारत के अंदर प्रिवेल नहीं कर रहा था। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जमींदारी सिस्टम, दूसरा ऑप्शन रेतवारी सिस्टम, तीसरा ऑप्शन महलवारी सिस्टम और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों सिस्टम हमारे देश में आजादी के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम प्रिवेल कर रहे थे। और क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा सिस्टम इंडिपेंडेंस के टाइम प्रिवेल नहीं कर रहा था। तो भैया तीनों प्रिवेल कर रहे थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 479 और क्वेश्चन है हमारा एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू -% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड के लिए पूछा गया है कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की, मतलब जो लोग हैं उनके कितने % लोगों को जो एग्रीकल्चर है ना वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। एकदम लेटेस्ट डेटा एज ऑन अप्रैल 2020। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 60% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तीसरा ऑप्शन है 55% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और चौथा ऑप्शन है 48% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 60%। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 60% ऑफ द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में रहने वाले 60% लोगों को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। और अगर हम अपने देश की बात कर लें एज ऑन अप्रैल 2020 के हिसाब से इंडिया के 48.9% लोग को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 480 और क्वेश्चन है हमारा यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर। हमें बताना है यूएनडीपी का फुल फॉर्म। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा अनलिमिटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और चौथा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 481 और क्वेश्चन है हमारा विच वन इज अ डायरेक्ट टैक्स अमंग द फॉलोइंग। इन चारों में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। पहला ऑप्शन है हमारा वेल्थ टैक्स। क्या वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है?
दूसरा ऑप्शन है हमारा एक्साइज ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा सर्विस टैक्स और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स इज अ टैक्स विच इज डायरेक्ट इन नेचर। ठीक है, वेल्थ टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, जिस हिसाब से इनकम टैक्स आता है, जिसका बर्डन आप दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आपने कमाया यू हैव टू पे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 482 और क्वेश्चन है हमारा द अदर नेम ऑफ बजट लाइन इज। बजट लाइन का दूसरा नाम बताइए। पहला ऑप्शन है डिमांड लाइन, दूसरा ऑप्शन है प्राइस लाइन, तीसरा ऑप्शन है सप्लाई लाइन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस लाइन। द अदर नेम ऑफ बजट लाइन इज प्राइस लाइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 483 और क्वेश्चन है हमारा हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चार ऑथर्स के नाम दिए गए और सवाल पूछा गया है कि इनमें से किसने कहा था, ये डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जेबी से, दूसरा ऑप्शन है पॉल ए सैमुअल्सन, तीसरा ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल और चौथा ऑप्शन है रॉबिन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन जो थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484 और क्वेश्चन है हमारा हु सेड इकोनॉमिक्स शुड बी नेचुरल बिटवीन एंड्स। किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स शुड बी नेचुरल बिटवीन एंड्स? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जेबी से, दूसरा ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन रॉबिन्स और चौथा ऑप्शन एसी पिगू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स शुड बी नेचुरल बिटवीन एंड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 485 और क्वेश्चन है हमारा इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फॉलोइंग। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर फॉल कर रही है, द पीपीएफ वुड बी। पीपीएफ का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसे हम पीपीसी कर्व भी कहते हैं ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीएफ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहां सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉल करेगी तो पीपीएफ जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का क्या होगा? वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वुड बी कॉनकेव, तीसरा ऑप्शन बैकवर्ड बेंडिंग और चौथा ऑप्शन कॉन्वेक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्वेक्स। द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फॉलोइंग, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 486 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। इनमें से कौन सा एक ऐसा कंडीशन है जिसे जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ना, वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज बाय डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। दूसरा ऑप्शन है अ रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तीसरा है द डिस्कवरी ऑफ न्यू गोल्ड रिजर्व्स इन द कंट्री और चौथा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल टेकिंग लेजर एक्टिविटीज बाय टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम देयर जॉब्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द डिस्कवरी ऑफ न्यू गोल्ड रिजर्व्स इन द कंट्री की मदद से क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ना, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब देखिए, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, वो एक ओरिजिन का कॉनकेव बनता है और ये जो कॉनकेव जो लाइन बनी है, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेस। इससे अगर अंदर कोई पॉइंट आता है, इस कॉनकेव लाइन के अंदर अगर कोई पॉइंट बनता है हमारा, तो इसका मतलब वी आर नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेस। और अगर इसके बाहर बनता है तो पहली बात बाहर बन नहीं सकता, और बनता है तो बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे कोई हाईली एडवांस कोई मशीनरी आप खरीद करके ले आए तो वो बाहर चला जाता है। इन्होंने वही सवाल पूछा है कि हमारे पास जो भी रिजर्व है, अगर उस रिजर्व में कुछ नए एडिशनल रिजर्व्स जुड़ जाएंगे तो पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 487 है और क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर अ हाउस होल्ड
when the income of this household rise by 5% and the demand for butter does not change at all. लो, सवाल पूछा जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है इनकम इलास्टिसिटी एक हाउस होल्ड का जब इनकम बढ़ रहा है 5% एक हाउस होल्ड का, लेकिन बटर का डिमांड चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा, इज इंफिनिटी. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 5 और ऑप्शन डी इज 0. तो आपकी इनकम बढ़ने पे, अगर आपकी इनकम कुछ भी इनकम बढ़ी और कोई भी जो आप गुड्स खरीद रहे हैं वो उसके परचेज में अगर कोई चेंज नहीं है, उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी होगी ना वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0. कोई फर्क नहीं पड़ा, सब इल्लेपो हो गया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 488 और क्वेश्चन है हमारा, इफ द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी इज. अगर गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी. पहला ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इनफाइनाइट. If the goods are perfect substitutes for each other, then cross elasticity is infinite. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 489 और क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर सप्लाई इज. कंज्यूमर सप्लाई इज, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन फॉर्मूला पूछ रहे हैं, शायद नीचे प्लस प्लस के मार्क्स लगे हुए हैं, जरा देखते हैं. पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे प्लस व्हाट ही एक्चुअली पेज. क्या हम इसे कंज्यूमर सप्लाई कहते हैं. दूसरा कह रहे हैं ऑप्शन, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज. तीसरा कह रहे हैं व्हाट ही एक्चुअली पेज माइनस व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आप जल्दी से बताइए ऑप्शन. सवाल पूछा जा रहा था कंज्यूमर सप्लाई. कंज्यूमर सप्लाई किसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. कंज्यूमर सप्लाई में हम क्या करते हैं, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे में हम माइनस कर देंगे व्हाट ही एक्चुअली पेज. ठीक है, दिस इज कंज्यूमर सप्लाई. कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 490 और क्वेश्चन है हमारा, इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू. जो इनडिफरेंस कर्व है ना वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्या रीजन है उसके पीछे. ठीक है, पहला ऑप्शन है फॉलिंग एमआरएस. एमआरएस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. दूसरा कह रहे हैं राइजिंग एमआरएस. ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कांस्टेंट एमआरएस और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉलिंग एमआरएस. Indifference curve is convex to the region due to falling marginal rate of substitution. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 491. क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not included in the stages of capital formation. इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेज में. पहला ऑप्शन है सेविंग्स, दूसरा ऑप्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ इनकम, तीसरा ऑप्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और चौथा है इन्वेस्टमेंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोबिलाइजेशन ऑफ इनकम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज मोबिलाइजेशन ऑफ इनकम, क्योंकि सेविंग्स इंक्लूड होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी इंक्लूड होता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होता है. तो ये तीनों तो इंक्लूड हो गए, तो कहां नहीं हुआ इंक्लूड, ऑप्शन बी, मोबिलाइजेशन ऑफ इनकम. ऑप्शन बी सही जवाब. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 492 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा एकदम सही जवाब है. पहला ऑप्शन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इज सेपरेट. अच्छा. दूसरा कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू डिसइन्वेस्टमेंट. अच्छा. तीसरा कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट मींस द सेम. अच्छा. और चौथा कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट इज द नैरो कॉन्सेप्ट देन द प्राइवेटाइजेशन. अच्छा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिसइन्वेस्टमेंट इज द नैरो कॉन्सेप्ट देन प्राइवेटाइजेशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 493 और क्वेश्चन है हमारा, भाई ये क्या बात है, ऐसा काहे हो रहा है. हमारा अगला क्वेश्चन 493 और क्वेश्चन है हमारा, इन द ईयर 1973-74 द मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ इंडिविजुअल इनकम टैक्स वाज एज हाई एज.
इन द ईयर 1973 और 1974, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, और जो इसका आंसर है ना बहुत शॉकिंग है और एकदम सही आंसर है। आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं गूगल में जाकर के। सवाल पूछ रहे हैं 1973 और 1974 में जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है इंडिविजुअल इनकम टैक्स का, वो एज हाई एज कितना था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 77.9%, दूसरा ऑप्शन है 97.7%, तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 97.7%। जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट था इंडिविजुअल इनकम टैक्स का वो 97.7% था 1973 और 74 में। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 494 और क्वेश्चन है हमारा SEZ स्टैंड्स फॉर। इकोनॉमिक्स में आपने SEZ पढ़ा है ना, SEZ बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है सॉफ्ट इकोनॉमिक जोन्स, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिकली एफिशिएंट जोन्स और चौथा है सॉफ्ट एफिशिएंसी जोन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 495 और क्वेश्चन है हमारा FRBMA 2003 emphasizes on the following except। जो FRB है ना, जिसका फुल फॉर्म मैंने नीचे लिखा है, देखिए FRBA का फुल फॉर्म देखिएगा, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट एक्ट 2003। तो FRBA का फुल फॉर्म है द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट एक्ट, ये 2003 में आया था। इन्होंने बोला कि ये सारी चीजों पे एम्फेसाइज कर रहा है लेकिन एक चीज पे नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रेवेन्यू लेड फिस्कल कंसोलिडेशन, दूसरा है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रिजाइम, तीसरा है इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और चौथा कह रहे कैपिटल लीड फिस्कल कंसोलिडेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन क्या है जरा बताइएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। FRBMA, that is the Fiscal Responsibility and Budget Act 2003, emphasizes on everything except capital-led fiscal consolidation। ठीक है, बाकी तीनों के ऊपर उसने एम्फेसाइज किया था, जोर दिया था, मतलब ये तीनों चीजें एक्ट के अंदर एनैक्टेड थी, मतलब लागू थी एक हिसाब से, लेकिन कैपिटल-लेड फिस्कल कंसोलिडेशन इंक्लूडेड नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 496 क्वेश्चन है हमारा टैक्स रिफॉर्म कमिटी वॉज सेटअप इन। इंडिया में जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी है ना वो किस साल सेटअप हुई थी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1994 और चौथा ऑप्शन है 2000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1991। टैक्स रिफॉर्म कमेटी वाज सेटअप इन द ईयर 1991। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 497 क्वेश्चन है हमारा विशेष कृषि उपज योजना has been started to। ठीक है, ये क्यों स्टार्ट किया गया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्रमोट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दूसरा है प्रमोट एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, तीसरा है प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विशेष कृषि उपज योजना हैज बीन स्टार्टेड टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 498 और क्वेश्चन है हमारा अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी सीकिंग एंट्री इनटू डिफेंस प्रोडक्शन इज। कोई भी कंपनी डिफेंस प्रोडक्शन में जब एंटर करना चाहती है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल गवर्नमेंट ने कितना तय कर रखा है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ₹100 करोड़, दूसरा ऑप्शन है ₹10 करोड़, तीसरा ऑप्शन है ₹200 करोड़ और चौथा ऑप्शन है ₹50 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ₹100 करोड़। अगर इट इज अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी सीकिंग एंट्री इनटू डिफेंस प्रोडक्शन, 100 करोड़ इज द मिनिमम कैपिटल, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 499 और क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। भारत के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस साल शुरू हुआ था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको मालूम है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे देश में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो किस साल शुरू हुई थी?
वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इन द ईयर 1990, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा ऑप्शन है 1993। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1991। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 500। जोरदार, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आपने ये 500 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो आई बिलीव कि आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी। बीकॉम एंट्रेंस के लिए, एमकॉम एंट्रेंस के लिए, नेट के लिए भी तैयारी हो गई होगी, जेआरएफ के लिए भी तैयारी हो गई होगी, क्रेट के लिए भी तैयारी हो गई होगी, उसके बाद स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और साथ ही साथ क्या था, सीटेट के लिए भी अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल रहे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आइए हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला कह रहे हैं इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज जस्ट सफिशिएंट टू फाइनेंस इंपोर्ट ऑफ 3 days। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर जस्ट सफिशिएंट टू फाइनेंस इंपोर्ट ऑफ 3 weeks। तीसरा कह रहे हैं इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर जस्ट सफिशिएंट टू फाइनेंस इंपोर्ट ऑफ 3 months। और चौथा कह रहे हैं 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर जस्ट सफिशिएंट टू फाइनेंस इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल बिल ऑफ 3 weeks। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बिल्कुल मालूम है और वो है सही जवाब ऑप्शन बी। 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने से पहले क्या हुआ था कि इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते का फॉरेन इंपोर्ट का के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। ठीक है, तो उस टाइम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं वो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो गए थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा मांगने के लिए कि भैया हमको कुछ आप हेल्प कर दो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि हमारे देश की जो पॉलिसीज बनाई गई है, पैसा तो दे देंगे, वापस कहां से कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई मेजर सोर्स था नहीं। तो जाकर के हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में है एफडीआई के फॉर्म में और एफआईआई के फॉर्म में। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये जो 500 क्वेश्चंस मैंने अब तक अपलोड कर दिए ना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।